हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे बात करी है कि ऐसा कौन से सिस्टम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरी के अंडर रखते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले क्लेरिफाई कर दी थी कि कोई भी ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो सारी सारी किस कैटेगरी में आते हैं सर, वो हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी जो सैलरीज वगैरह कैलकुलेट हो रही हैं, तो उसका कोई अलग मैंने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है। तो वो भी क्या है, एक सर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ उसी कंपनी की इम्प्लॉयज की कैसी सैलरी कैलकुलेट होगी, है ना, कैसे उनके टैक्सेस कटेंगे, उसके बिहाफ पे मैंने उनका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो उसको हम बोलते हैं सर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही जो हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग होता है, और जिस कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए क्या होगा, वो स्पेसिफिक उसी को काम करेगा, उसी से डील करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है हमारे पास सर, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि हमारे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक हमारे पास सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम डिजाइन करते हैं सिंगल या फिर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ओके, इसमें हम कोई भी जनरल टास्क नहीं करते हैं, जो भी हमारे पास एक बोलते हैं हम सिंगल या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क है किसी कंपनी के रिलेटेड, उसी को हम परफॉर्म करते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट टास्क कौन से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए, डिफरेंट टास्क कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड आ गया, है ना। एमएस वर्ड में आप क्या कर सकते हो सर, हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट के अलावा क्या कर सकते हो आप, उस डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद उसको आप फर्दर आप प्रिंटिंग के लिए दे सकते हो, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो, है ना। एक डॉक्यूमेंट में जितनी भी आप चीजें कर सकते हो उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप उसमें चाहे तो कोई एक टेबल वगैरह ऐड कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको उसको एक मेल मर्ज की फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है और आप मल्टीपल यूजर को आप सेंड करना चाहते हो, तो आप डिफरेंट टास्क कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमारे पास एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, ये सारी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं सर, ये हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी आपको पता है, जैसे यहाँ पे आई गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, बेसिकली हम स्लाइड शोज वगैरह बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसके लिए सर, स्लाइड शोज के लिए यूज किए जाते हैं। और इसका एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, पावर पॉइंट इसका एग्जांपल आ गया, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो, क्योंकि है तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना होता है कि इस क्वेश्चन के पीछे का मोटिव क्या है पूछने का। बाकी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, देखो मल्टी प्लस मीडिया, इसका मतलब है कि मल्टीपल जो हमारे पास मीडियाज होते हैं, जैसे हमारे पास टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, या फिर हमारे पास वीडियो होती हैं, इनको हम अगर एडिट कर पाए एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो सर, ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे यूज्ड किसके लिए होंगे सर, हमारे पास यूज्ड टू ऑडियो और या फिर हमारे पास वीडियो एडिटिंग। ये बेसिक चीज है, आई होप मैक्सिमम बच्चों को तो पता होता है, पर ये चीजें समझनी है आपको, है ना। मल्टीमीडिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम एक से ज्यादा मीडिया के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमांड रख रहे हैं। तो बस वही लिखा है यहाँ पे, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या बन जाता है एग्जाम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। जो मैं बोलता हूँ ना बार बार, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल आता है सर, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आता है। ओके, तो जित हो क्या रहा है, बेसिकली हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको मैं साथ में आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ, ताकि आपको जो पीछे की क्लैरिटी है वो भी साथ में नए क्वेश्चंस के साथ, या फिर जो नया आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसके साथ भी आपको इंप्लीमेंट होता रहे। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो iOS आ जाता है, एंड्रॉयड आ जाता है। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो विंडोज आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास मैक ओएस आ जाता है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है, जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को या फिर पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बाकी इसके अलावा ये चीज पूछी जाती है, एक टर्म आती है कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखी है। एक और टर्म आती है कस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, कस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, अब इसके नाम से आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि सर ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैंने बनाया होगा। ओके, तो इसी का कई बार दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कस्टम सॉफ्टवेयर का। बेसिकली ये तो मैंने चलो समझा दिया आपको कि ये क्या होगा सर, ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो डेवलप किया होगा, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो किसके लिए, डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात कर दी है स्पेसिफिक की,
कि जो हमारे पास स्पेसिफिक चीज होगी, या फिर स्पेसिफिक क्लाइंट बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कोई हमारे पास बिजनेस, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है। और अगर हम एज अ बिजनेस काउंट करें तो वो हमारा क्या बन जाता है, एज अ बिजनेस की कैटेगरी के अंदर। मतलब मैंने क्या बनाया, बिजनेस के लिए एक अपना कस्टम सॉफ्टवेयर उनको अकॉर्डिंग उनको बना के दे दिया। और इसी चीज को और नाम से भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जो आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपने एक पर्टिकुलर किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, तो उसको आप क्या बोलते हो सर? उसको हम bespoke सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप नोट करके लिखना, हो सके तो इसको हाईलाइट कर लेना अपनी कॉपी पे। bespoke सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? हमारे जो कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। बाकी एक और एक बैंकिंग का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, वहां पे एक चीज पूछी गई थी कि जो हमारा वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक सा, कि जो हमारे पास जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हो ना, तो जो हमारे पास वेब ब्राउजर है, अब वेब ब्राउजर कई बच्चों को पता नहीं होता है, तो वेब ब्राउजर जैसे आप गूगल का क्या यूज करते हो, क्रोम यूज करते हो, है ना। इसके अलावा हमारे पास और अलग अलग आते हैं, मोजिला, है ना, मोजिला फायरफॉक्स आता है। तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल, बेसिकली ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है सर? वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इसी के वेब ब्राउजर का, कि वेब ब्राउजर क्या है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई थी कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे नीचे काम कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या चलाते हो, अपनी एप्लीकेशन चलाते हो। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ गया आपका, एंड्रॉयड का फोन आ गया। मान लेते हैं आप एंड्रॉयड 14 यूज कर रहे हो, तो आपका एंड्रॉयड 14 आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आप उसके ऊपर क्या चला रहे हो, अपनी एप्लीकेशन। मान लेते हो व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप किसके ऊपर चला रहे हो आप? अपने एंड्रॉयड 14 के ऊपर चला रहे हो। तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बन जाती है, मतलब आपकी जो एप्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन जाती हैं। तो ऐसे करके आपने पूरी चीजें समझनी होती है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, विच यूनिट कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइसेस फॉर अ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है? तो मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी, जब भी कोऑर्डिनेट कीवर्ड आता है तो उसका राइट आंसर क्या बन जाता है सर? हमारा कंट्रोल यूनिट। क्योंकि जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम होता है हमारे कंप्यूटर में, वो कौन डील करता है सर? हमारा कंट्रोल यूनिट उसको डील करता है। बाकी आउटपुट का तो आपको पता है, आउटपुट यूनिट क्या काम करता है? जो भी हमारे पास रिजल्ट वगैरह आते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्ले करता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये करता है सर डिस्प्ले रिजल्ट्स। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, और इसका एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास? मॉनिटर आता है एग्जांपल, है ना, मॉनिटर आ गया, या फिर हमारे पास दूसरा प्रिंटर आ गया। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसी आउटपुट के। बाकी हमारे पास मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो बेसिकली क्या करती है, स्टोर करती है डाटा को। स्टोर क्या करती है बेटा? वो डाटा को स्टोर करती है। बाकी इनपुट यूनिट क्या होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या देते हैं सर? बेसिकली हम इनपुट देने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनपुट यूनिट बोल देते हैं। या फिर इसको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी यूनिट होती है जो फीड्स करती है डाटा, मतलब डाटा फीड करने का काम करती है, तो वो कौन होती है? हमारी इनपुट यूनिट होती है। बाकी एग्जाम्पल आप सभी को पता है, मैक्सिमम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड आता है हमारे पास, माउस आता है ना। तो ये सारी कुछ टर्म्स होती है मिलती जुलती, जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। बाकी कीवर्ड का फाउंडर पूछ लिया जाता है, डगलस एगलबर्ट करके। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या बन गया? कंट्रोल यूनिट यहाँ पे राइट आंसर बन गया। ठीक है, वही लिखा है कि डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मिलते जुलते जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसा कौन सा यूनिट होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, वो हमारा ALU आता है। बाकी दो मेन कंपोनेंट्स और कौन कौन से होते हैं, या फिर हम बोल लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं CPU के। मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया इनको आपको। एक आता है हमारे पास ALU, दूसरा आता है हमारे पास CO, एक आती है उसकी मेमोरी। और मेमोरी कौन सी होती है सर? जो हमारे रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट्स द फिल इन द ब्लैंक एंड द फिल इन द ब्लैंक ऑफ अ मैसेज। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करते हैं? बेसिकली वैलिडेट करते हैं हमारी ऑथेंटिसिटी को, कि हम ऑथेंटिक यूजर हैं कि नहीं है। दूसरा क्या वेरीफाई करते हैं, ये हमारे पास उसकी इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने का काम कौन करता है? हमारा डिजिटल सिग्नेचर करता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकिटी क्या होती है? बेसिकली हम कन्फर्म करते हैं कि जो सेंडर है, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कन्फर्म द सेंडर इज हु दे क्लेम टू बी, कि जैसे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं ही सेंडर हूँ, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन को भेज रहा हूँ, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या की जाती है? मेरी ऑथेंटिसिटी की जाती है। इसके अलावा इंटीग्रिटी क्या होती है, कि बच्चों को इंटीग्रिटी का पता नहीं होता। इंटीग्रिटी हो सब एक्चुअल में होता क्या है, ये कंफर्म करता है कि जो मैसेज हैज नॉट बीन अल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? हमें थोड़ा इजी वे में समझा दें। बेसिकली होता है क्या है, मान लेते हैं ये आ गया मैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं आ गया मैं, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ आपको मैसेज, ठीक है, ये आ गया, कोई मेरा फ्रेंड आ गया,
ठीक है। तो मैंने कुछ इसको भेज दिया, मैसेज हाई करके भेज दिया। तो जब मैंने इसको हाई भेजा, है ना, ये मेरे दोस्त के सिस्टम पे चला गया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर साथ में भेजा होगा इसको। तो डिजिटल सिग्नेचर मेरा क्या वेरीफाई करेगा, मान लेते हैं मैंने अपने दोस्त को अपना एक सिग्नेचर दे दिया, डिजिटल सिग्नेचर, कि जब मैं अपना मैसेज तुझे भेजूंगा, तूने ये मैसेज वेरीफाई करना है कि इसको मैंने ही भेजा है कि नहीं भेजा है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो क्या चेक करेगा, वो तो सबसे पहले देखेगा कि ये मैसेज आया कहाँ से, ऑथेंटिक यूजर से आया है कि नहीं, कि वो देखेगा। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसका, जैसे वो मेरे मेरे फ्रेंड के पास पहुंचेगा, वो तो सबसे पहले चेक करेगा इसकी ऑथेंटिसिटी, कि जो हाय है कि मेरे दोस्त ने ही भेजा है कि किसी और ने भेजा है। ये अगर मेरे दोस्त ने ही भेजा है तो ठीक है, फर्स्ट तो चेक हो गया। सेकंड वो क्या चेक करेगा कि जब ये मैसेज मेरे पास आ रहा था, मतलब जब मैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेरा दोस्त चेक करेगा कि जब वो मैसेज उसके पास आ रहा था, तो उस टाइम पे उसके मैसेज में कोई और तीसरा पर्सन तो नहीं आ गया। मान लेते हैं कोई तीसरा पर्सन आ गया, वो चाहता था कि इन दोनों की, मैंने इसको हाय लिखा और वो उसको कुछ और ही लिख दे, XYZ कुछ और भेज दे उसको करके, मैंने उसको तो हाई लिखा था, वो कुछ भी चेंज करके उसको भेज दे, है ना। तो इस चीज को भी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम साथ में, एक इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आता है। इंटीग्रिटी क्या चेक करता है कि जो मैसेज आया है मेरे पास, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। तो ये कौन चेक करता है, इंटीग्रिटी चेक करता है। तो याद रखना है, डिजिटल सिग्नेचर क्या चेक करता है, एक तो वैलिड सोर्स की, जो पर्सन जिसने मुझे भेजा है वो एक ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं है। दूसरा क्या चीज चेक करता है कि जो मैसेज मुझे उस टाइम पे आया है वो एक तरीके से वैलिड है कि नहीं है, मतलब उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो गया। जब मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा था, सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा था, कोई थर्ड पर्सन ने आके उसको चेंज तो नहीं कर दिया। तो ये चीज भी चेक करी जाती है इंटीग्रिटी के साथ। ठीक है, तो ये सारा चीज समझाने के ये मोटिव है, क्योंकि कल को इंटीग्रिटी आपसे पूछ लिया जाए या फिर ऑथेंटिसिटी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास एक प्राइमरी फंक्शन तो नहीं होता है डिजिटल सिग्नेचर का, बस ये हम यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए। ठीक है, जब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का, तो वहां पे एक टर्म आती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, कि मतलब किसी और पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम बोल सकते हैं कि सिक्योर रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल डाटा, है ना। जैसे हम किसी को कोई अपनी फाइल भेजते हैं, हम लिख के भेजते हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कि जिसको भेजिए सिर्फ वही इसको ओपन करके देख पाए, और कोई ओपन इसको करके ना देख पाए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। और ये किस में यूज की जाती है, बेसिकली जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं वहां पे टर्म्स आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके अलावा जैसे और कुछ टर्म्स आते हैं, इसका राइट आंसर चलो यहाँ पे आ गया, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। बाकी इसमें और क्या क्या क्वेश्चन है जो सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर हमने बात कर ली ना डिजिटल सिग्नेचर की, है ना, यहाँ पे चलो हमने बात कर ली किसकी सर, डिजिटल सिग्नेचर की। तो अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर का सर एक हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास IT एक्ट भी आता है डिजिटल सिग्नेचर का। तो वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि मान लेते हैं मैंने बोला कि आप बताओ, जो आपका मतलब भारत देश में अगर आप रह रहे हो, तो डिजिटल सिग्नेचर को कौन रिकॉग्नाइज या फिर कौन लीगल राइट देता है उसको। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास आता है IT एक्ट 2000। ये याद रखना है आपने, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स टू ऐड साउंड इन MS पावर पॉइंट। अगर आपको MS पावर पॉइंट में साउंड वगैरह ऐड करनी है तो आप कैसे करते हैं। बेसिकली सर हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे हम मीडिया के अंदर, और उसके बाद हम साउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये किसके स्टेप्स होते हैं, अगर आपको MS पावर पॉइंट में क्या ऐड करना है, कोई ना कोई साउंड वगैरह ऐड करना है उसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि जो हमारे पास मॉडर्न जो हमारे MS पावर पॉइंट वर्जन होते हैं, वहाँ पे हम इंसर्ट टैब में मीडिया ग्रुप के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हमें ऑडियो या फिर साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सर, अपनी ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं पावर पॉइंट के, इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर आता है जो भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, कि जो हमारे पास पावर पॉइंट शो होता है, पावर पॉइंट की जो हमारे पास शो की फाइल होती है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है। ये काफी अभी रिसेंटली एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जो फाइल फॉर्मेट होता है पावर पॉइंट शो का, याद रखना है शो लिखा होगा लास्ट में, तो उसकी याद रखना है .ppsx करके होता है। ठीक है, ये पावर पॉइंट शो की हमारी एक्सटेंशन है। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कि एक क्वेश्चन काफी कॉमन है, कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड है वो क्या करती है, स्लाइड शो को स्टार्ट करती है बिगिनिंग से। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कितनी स्लाइड्स बनाई हैं, आपने 10 स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक स्लाइड 1 2 3, और आप अभी करंटली कहाँ पे हो, आप अभी मान लेते हो ये वाली स्लाइड पे हो। ठीक है, आप अभी 3rd नंबर वाली स्लाइड पे हो, पर आप चाहते हो कि जब मैं अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन मेरी कहाँ से स्टार्ट हो, मेरी प्रेजेंटेशन नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो, तो उसके लिए सर हम यूज़ करते हैं, अगर मुझे
स्टार्टिंग से चलाना है तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, हम यूज़ करेंगे बेटा F5 का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हमें क्या करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर बिगिनिंग से क्या करना है, स्टार्ट करना है, तब हम यूज़ करते हैं F5 का। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, मान लो कि मैं थर्ड पे ही हूँ, थर्ड स्लाइड पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो बेटा, वो भी हमारी थर्ड नंबर से ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब हम बोल देते हैं कि जहाँ से अभी हम करंटली हैं उसी पोजीशन से क्या हो, हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप नोट कर लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपने नोट करके लिख लेनी है, ये जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं पहले भी। ठीक है, बाकी तो वही आ गया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसके थ्रू हम ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन MS वर्ड द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 एक हमारी शॉर्टकट होती है, वो हेल्प करती है यूजर टू, इसकी हेल्प से यूजर क्या काम करता है, बेसिकली हमारे पास ना अलग अलग लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है, उसी में से एक लाइन स्पेसिंग होती है 1.5 की, कि अगर आपको 1.5 की लाइन स्पेसिंग देनी है, ऐसे होता है, हम लाइन स्पेसिंग देते हैं, वहां पे ऑप्शन आता है 1, 1.5, 2, ऐसे करके हमारे पास क्या आती है, एक तरीके से लाइन स्पेसिंग आती है। ठीक है, हम बोल देते हैं डबल या फिर मल्टीपल, है ना, वो लाइन स्पेसिंग आती है। तो उसी में से जो 1.5 अगर मुझे अप्लाई करनी है, जैसे ये आप गैप देख रहे हो ना, ये वाला, मान लेते हैं ये गैप कितना है मेरा, 1 का गैप है, और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को गैप को 1.5 कर दिया, तो मेरा इंसर्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब ये मेरा कितना बन गया, गैप बन गया। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन नंबर पहला आ गया, ये मेरा दूसरा आ गया। तो इन दोनों में जो आप ये गैप देख रहे हो, पहले ये सपोज कर लिया मैंने, ये गैप कितना था, जो ये वाला गैप है ना बीच में, ये गैप मेरा 1 का था, पर अब मैंने क्या कर दिया, इस गैप को बड़ा कर दिया, 1.5 कर दिया। तो इसको करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट कमांड कौन सी है, मेरे पास है कंट्रोल+5। ठीक है, ये आपने कर लेना नोट। तो अब आप समझ आ गया क्या मतलब है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, सर इससे हम क्या करेंगे, इंसर्ट लाइन स्पेसिंग टू 1.5, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इससे मिलते जुलते, जैसे यहाँ पे अगर करंट डेट का ही पूछ लिया, तो करंट डेट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, आप लिख लेना कॉपी पे, इसको बोलते हैं सर अल्ट शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, अल्ट शिफ्ट प्लस डी किसकी शॉर्टकट कमांड है, अगर आपको करंट डेट एंटर करनी है उसकी ये शॉर्टकट कमांड है। बाकी देखो रिवर्स सर्टेन कमांड, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये चीज पहले समझाई थी, रिवर्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या फिर अंडू करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल Z का हम यूज करते हैं। बी से हम क्या करते हैं सर, हम कंट्रोल+B से हम करते हैं बोल्ड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी मैंने आपको एक बताया कि हमारे पास जो डबल लाइन स्पेसिंग होती है इसकी पूछ ली जाती है, कि अगर आपको क्या करना है, डबल लाइन स्पेसिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो सर, हम कंट्रोल+2 का यूज करते हैं। यहाँ पे है ना 2, 2 से डबल, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, 2, 2 से डबल, ऐसे करके आपने इसको याद रखना है। बाकी अगर मैं बात यही चीज बोल दूं कि अगर आपको सिंगल लाइन करना है, जैसे मान लेते हैं आपका 2 था, आपको क्या करना है, सिंगल करना है, क्योंकि केवल ये चीजें पूछ ली जाती है। अगर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे सर, कंट्रोल+1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, बाकी तो इतनी मतलब पॉपुलर नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है हमारे पास, जो ये कंट्रोल+5, ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि इससे हम देते कितना स्पेस है इसमें, इससे हम 1.5 का स्पेस देते हैं। तो इसको आप नोट करके लिख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कंप्यूटर वाज यूज्ड इन मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लैब। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो हमारे पास जो या यूज किया जाता है मिलिट्री एजेंसी या फिर रिसर्च लैब में यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि जितने भी हमारे पास मिलिट्री एजेंसीज होती हैं, फिर जितनी भी साइंटिफिक जो काम होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है, इनको इनको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, प्लस एक्यूरेसी मेंटेन चाहिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, प्लस जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो इन दोनों कारणों की वजह से क्या यूज किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं मिलिट्री एजेंसीज में और साइंटिफिक रिसर्च हमारे लैब्स में। ओके, बाकी ये चीज भी पूछ ली जाती है कि जो भी हमारे पास हाई परफॉर्मेंस टास्क होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या फिर मिलिट्री के जो सिमुलेशंस होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई फ्लाइट अटेंडेंट को हम ट्रेन करते हैं, या फिर कोई हमारे पास पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है ना, तो उनके सामने एक मशीन रखी जाती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं। मतलब एक तरीके से सिमुलेशन होती है, कि जो उसको ऐसा नहीं होगा कि नया पायलट होगा, उसको एकदम से जहाज दे दिया असली उड़ाने के लिए, है ना, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बड़े ज्यादा रहता है। तो पहले उसको ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेंड करने के लिए क्या किया जाता है, सिमुलेशन का यूज किया जाता है। तो सिमुलेशन में भी कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, या फिर कौन सा कंप्यूटर होता है, वो भी हमारा एक टाइप का सुपर कंप्यूटर ही होता है। बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने आपको बता ही दिया था, ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, बेसिकली ये डील किए जाते हैं जहाँ पे बल्क डाटा प्रोसेसिंग करना होता है।
ठीक है। बल्क डाटा प्रोसेस हम कहाँ करते हैं? आप डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हो? बैंकिंग का यूज़ करते हो, है ना? तो बैंकिंग में जो एक तरीके से आपके होते हैं ना सर्वर्स होते हैं, तो वो सर्वर कौन से होते हैं? वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि बैंकिंग एक दिन में देखो लाखों करोड़ों यूज़र हैं, वो पैसे भेज रहे होते हैं या फिर पैसे रिसीव कर रहे होते हैं। तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को के साथ डील करना, वो छोटा-मोटा कंप्यूटर नहीं डील कर सकता। वो ऐसा स्पेशल कंप्यूटर बनाया होगा, जो इतने सिस्टम को या फिर इतने प्रोसेसेस को या फिर इतनी ट्रांजैक्शंस को क्या कर पाए? हैंडल कर पाए। तो वो कौन करता है? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। ठीक है? ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए कौन से कंप्यूटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं? तो आप बताएंगे सर वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। बाकी इंडिया सॉरी सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन था? ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा सर? हमारा इंडिया का कौन था? ये हमारे पास परम 8000। ठीक है, परम 8000 करके था ये। ठीक है, तो ये आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इससे मिलता जुलता और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? अगर मैं बात करूं फादर किसके, फादर ऑफ हमारे सुपर कंप्यूटर, तो ये हमारे पास थे सैमर क्रे। सैमर क्रे करके हमारे पास ये पर्सन थे। तो जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, ये आपने नोट करके लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा लिखने में दिक्कत होती है, तो आपने इनको अच्छे से नोट करके लिख लेना है अपनी कॉपी पे। फिर वही आ गया यहाँ पे कि सुपर कंप्यूटर यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, मिलिट्री सिमुलेशन हो गया, तो ये आप नोट करके लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच व्यू इज यूज टू राइट एंड डिजाइन अ प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट? ओके, तो हम किसका यूज करते हैं कि अगर आपको राइट करना है या फिर डिजाइन करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, किसमें? एमएस पावर पॉइंट में। तो कौन सा एक व्यू है जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं? तो ये कौन सा व्यू आता है सर? ये हमारा नॉर्मल व्यू आता है ना। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? आपको एक स्लाइड दिखती है और उस स्लाइड में आप क्या करते हो? अपनी कोई भी चीजें हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो। बाकी हमारे पास जो यहाँ पे स्लाइड शो व्यू दे रखा है, इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको प्रेजेंटिंग करनी है, अगर हम जो आपने स्लाइड शो बना लिया है ना, उसको अगर प्रेजेंट करना है तो आप किस में करोगे? तो आप स्लाइड शो व्यू में करोगे। तो उसको नोट करना होगा तो आप कर लेंगे यूज्ड फॉर किसके लिए सर? हमारा प्रेजेंटिंग। ठीक है, अगर आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है तो उसके लिए आप स्लाइड शो व्यू का यूज करेंगे। बाकी स्लाइड सॉर्टर, सॉर्टर से क्या करेंगे? अब देखो सॉर्टर आ गया ना बीच में, इसका मतलब है अगर हमें कोई चीज रीऑर्डर करनी है, रीऑर्डर या फिर रीऑर्गेनाइज बोल सकते हो आप, है ना, रीऑर्डर या फिर रीऑर्गेनाइज। अगर आपको रीऑर्डर या फिर रीऑर्गेनाइज करनी है, क्या करेंगे आप बेटा? आप स्लाइड्स को करेंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? एमएस पावर पॉइंट पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होती हैं? स्लाइड्स होती हैं। और स्लाइड्स को अगर आपको रीअरेंज करना है तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करोगे। तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है इनको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसका एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसकी हेल्प से हम एडिट कर सकते हैं स्पीकर नोट्स को? तो वो हमारा होता है नोट्स पेज व्यू। तो इसको लिखना है यूज्ड टू एडिट स्पीकर नोट्स, है ना। स्पीकर नोट्स को अगर हमें एडिट करना है तो उसके लिए हम कौन से व्यू में जाएंगे बेटा? हम उसमें जाएंगे नोट्स पेज व्यू के अंदर जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें और क्या इंपॉर्टेंट आता है? जैसे हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू है, इसमें तो चलो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन एक और इससे मिलता जुलता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप। ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना वो तो आपको आने ही चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यू होता है जो डिस्प्ले कर देता है ऑल स्लाइड एज अ थंबनेल? ठीक है, ये कर देता है बेसिकली डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल। ठीक है, ये भी कौन करता है? ये भी हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू ही करता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने अपनी स्लाइड बना दी, ये स्लाइड नंबर 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये आपकी 3 आ गई। ठीक है, ऐसे मान ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं आपके पास कितनी आ गई? 50 स्लाइड्स आ गई। तो ऐसे आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आप उसको अरेंज कैसे करेंगे? तो आप उसको क्या कर देते हो? आप उसको थंबनेल व्यू में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड 1 दिख जाएगी, यहाँ पे 2 दिख जाएगी, यहाँ पे 3 दिख जाएगी, यहाँ पे आपको 4 दिख जाएगी, ऐसे ऐसे करके आपको टोटल कितनी दिख जाएंगी? लास्ट में 50 दिख जाएंगी। तो जो ये वाला आप व्यू देख रहे हो ना, ये तो आपका चलो नॉर्मल व्यू आ गया। तो नॉर्मल व्यू से आपको एक एक स्लाइड देखनी पड़ रही है, पर थंबनेल व्यू से आपको क्या हो रहा है? एक पूरे के पूरे फॉर्मेट में क्या हो रहा है? आपको पूरी की पूरी एक ही मतलब पेज के ऊपर आपको आपकी सारी की सारी स्लाइड्स हैं वो वहां पे दिख जा रही हैं। तो जो ये वाला व्यू है, इसी व्यू को हम बोल देते हैं थंबनेल व्यू, है ना, या फिर इसको हम बोल देते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगर हम इसको थंबनेल की फॉर्म में देख रहे हैं अपनी स्लाइड्स को, तो ऑटोमेटिकली हम कौन सा व्यू के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं? हम स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी चीजें नोट कर लेनी है।
बाकी अगर ये भी पूछ लिया जाए कि अगर आपको एंड करना है, एंड किसका करेंगे, जब आप मान लेते हैं आप प्रेजेंटेशन किसी को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन, तो अगर आप उसको चाहते हो कि प्रेजेंटेशन खत्म होगी और आपको एंड करना है, तो एंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, एंड्स ऑफ अ स्लाइड शो। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हो, आप एक की यूज करते हो, एस्केप की होती है, उसको आप यूज करते हो। तो इसको भी आप नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, देखो कौन सी शॉर्टकट कमांड है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, क्लोज करते हो प्रेजेंटेशन में अपनी एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जिसकी हेल्प से हम कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कर देते हैं सर, क्लोज कर देते हैं, है ना। ये बेसिकली यहाँ यूज किया जाता है, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसी में ये कमांड यूज की जाती है कि कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास प्रेजेंटेशन थी, तो प्रेजेंटेशन को अगर आपको क्लोज करना है तो अभी आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करोगे। और अगर हम एम एस वर्ड की बात कर लेते हैं, तो वर्ड में मान लेते हैं आपने कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है और आप उस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हो, एप्लीकेशन को नहीं बंद करना चाहते हो, आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो, तब भी क्या होता है हमारे पास, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। तो इसको भी आपने नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे, है ना। बाकी इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल एक्स, तो आपको पता है हम कट के लिए यूज करते हैं, यानी ये मैंने आपको बताया था हम कट के लिए यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे अल्ट टेक्स्ट तो है नहीं, अल्ट डब्ल्यू भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं कि अगर आपको क्लोज करना है, ये लिख ही लो आप, है ना, क्लोज द इंटायर प्रोग्राम। अगर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम ही क्लोज करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है सर, हमारे पास होती है अल्ट प्लस F4। ये आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, चाहे आप वर्ड की बात कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल की बात कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, अगर आपको उनको सभी को बंद करना है ना, एप्लीकेशन को बंद करना है, एप्लीकेशन बोल लो या प्रोग्राम बोलो, अगर आपको उसको बंद करना है तो आपको अल्ट प्लस F4 यूज करना है। पर आपने उस एप्लीकेशन के अंदर कोई अपनी, जैसे मान लेते हैं अगर ये पावर पॉइंट था तो इसकी प्रेजेंटेशन की एक खुली होगी, एक प्रेजेंटेशन खुली होगी, तो अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को बंद करना है, जो ये आपने ये प्रेजेंटेशन खोली है ना यहाँ पे अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन आपने खोली है, अगर आपको इसको बंद करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो समझा देता हूँ आपको इसको। सपोज कर लो ये आपकी प्रेजेंटेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई, कौन सी आपकी, एम एस पावर पॉइंट, है ना, एम एस पावर पॉइंट आ गई। यहाँ पे आपने स्लाइड ओपन करी है, सपोज कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे और भी आपकी कुछ स्लाइड्स हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी जो ये स्लाइड्स हैं ये बंद हो जाए, तो इसको बंद करने के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब दूसरा मैंने क्या समझाया, दूसरा मैंने समझाया अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 कब यूज करोगे, जब आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही बंद कर देनी है। समझ आ गया क्या मतलब है, एक में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के अंदर ही जो फाइल ओपन है उसको बंद करेंगे, दूसरे से आप क्या करेंगे, आप ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही बंद कर देंगे। तो ये चीजें आपने समझनी होती हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी एक बार एसएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे शायद जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको मिनिमाइज करनी है कोई विंडो, मिनिमाइज करनी है आपको, क्या करनी है सर, कोई विंडो मिनिमाइज करनी है। ठीक है, मिनिमाइज विंडो करने के लिए शॉर्टकट कमांड पूछी गई थी, तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है हमारे पास विंडो की आती है, प्लस हम क्या यूज करते हैं, डाउन एरो का यूज करते हैं, इनका हम यूज करते हैं। तो अगर आपको नोट करना होगा आप ऐसे लिख लेना, विंडोज की, ठीक है, विंडोज की प्लस कौन सा हमारे पास है, डाउन एरो। ये आप क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके लिए, अगर आपको मिनिमाइज करना है विंडो को। ओके, बाकी इसके अलावा एक और शॉर्टकट कमांड होती है, वो भी लिख लेना दूसरी, मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो शॉर्टकट कमांड है ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमें विंडोज को मिनिमाइज करना होगा तो। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ना काफी बार ये पूछी जाती है, क्योंकि कंट्रोल प्लस F9 तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप क्या करना, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है कंप्यूटर का। जैसे फर्स्ट लिखा है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट वेदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, देखो ये बेनिफिट नहीं है इसका। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट वेदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट आपकी कैसे करेक्ट आएगी, एक्यूरेट कैसे आएगी, है ना। तो यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं है इसका, ये आपने याद रखना है। और ये किससे रिलेटेड होता था हमारे पास, एक आपने बताया था गीको करके, है ना, कि अगर आप गार्बेज दोगे इनपुट तो गार्बेज आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसा आप बोलते हैं ना, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, गार्बेज, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज आउट।
ये मैंने आपको बताया था, इसी से आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये इसका बेनिफिट नहीं है ना, जैसा आप इनपुट दोगे उसके बिहाफ पे आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें चलो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे वहाँ ये भी लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर फॉलो द गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, इफ द इनपुट इज इनकरेक्ट द आउटपुट विल आल्सो बी इनकरेक्ट, है ना। तो वही आ गया हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट आर प्री डिफाइंड और बिल्ड इन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। देखो, प्री डिफाइंड और बिल्ड इन मतलब जब आप एमएस एक्सेल इंस्टॉल करते हो उसी टाइम पे आपको ये फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो इनमें से कौन सा, मतलब उनको क्या बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पूछा है कि इनको क्या बोला जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे फंक्शंस होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, हम क्या यूज करते हैं, एवरेज का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो एवरेज का जो फंक्शन यूज करता हूँ मैं, इसको बार बार क्या बोल रहा होता हूँ, इसको मैं सिर्फ फंक्शन ही बोल रहा होता हूँ। तो बिल्ट इन जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्सेल में, फंक्शंस बोलते हैं। तो ये आपने नोट करके लिख लेना है ना। बाकी सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, काउंट होता है ना। इसके अलावा अगर हम आपको, ये काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, एक फार्मूला आता है इक्वल टू करके और नाउ। ठीक है, नाउ फंक्शन आता है, या फिर हम बोल देते हैं फंक्शन बोलो फार्मूला बोलो, है ना। तो जो नाउ फंक्शन होता है ये काफ़ी पॉपुलर है। अगर आपको क्या करना है सिस्टम की, मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपको करंट डेट और टाइम अगर अगर एक्सेल में यूज़ करनी है या फिर डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, तो नाउ का हम यूज़ करते हैं। नोट करना हो तो आप लिख सकते हैं, ये हमें क्या देता है, गिव्स द करंट डेट एंड टाइम। ओके, करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम देने का कौन काम करता है सर, हमें नाउ फंक्शन वो काम करता है। तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी मैंने आपको लास्ट शायद जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको कोई दो टेक्स्ट ज्वाइन करने हैं, ज्वाइन टू टेक्स्ट, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो और कौन सा जो सिंबल है, सिंबल मैं बता देता हूँ। सिंबल आप यूज करते हैं एम्परसेंड का, एंड आप सिंबल यूज करते हो, पर आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो जब आपको दो टेक्स्ट ज्वाइन करने हैं। और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक एक सेल में अमन था और दूसरे सेल में था कुमार। आपको इन दोनों को कंबाइन करना था और लास्ट में आपके आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, आपकी आउटपुट आनी चाहिए थी अमन कुमार। ठीक है, एक ही सेल में आने थे अमन कुमार। तो जो आप यहाँ पे जो फंक्शन यूज करोगे, तो उस फंक्शन का नाम क्या था वो मैंने आपको बताया था, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी कल आपने क्या करना, मुझे इसका इसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस फॉर्मूला, चलो ये तो आपका होमवर्क रहेगा। बाकी इसके अलावा कुछ और डाउट या अपने मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।